थर्मो को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ी इसी चीजों को क्लियरिफाई करना है। बॉन्ड नंबर साइकिल क्या है? बॉन्ड नंबर साइकिल हमें ये बताती है कि भाई किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए आप हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कोवेलेंट के लिए किसने हेल्प की थी? मेरा जवाब होगा एस लॉ ने। सही ना, वहां पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल से। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन एक फॉर्मूला से रिलेटेड है, जिसमें हमें यह अंदाजा होता है कि सबसे पहले होनी चाहिए हीट ऑफ सब्लिमेशन, फिर होनी चाहिए हीट ऑफ आयोनाइजेशन, देन होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हीट ऑफ डिसोसिएशन, और फिर होना चाहिए हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर होना चाहिए आपके पास चेंज इन हीट ऑफ लैटिस एनर्जी। ये हेल्प करता है मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहिए या नॉर्मल हीट ऑफ फॉर्मेशन पे है। यानी अगर एक क्रिस्टल लैटिस बन रहा है तो वहां पर आपको ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एच डेल्टा एच लिखा हो तो चेंज इन एंथैल्पी, और एच लिखा है तो आप एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एच सब्लिमेशन की बात की, तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, इस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है? बहुत आसान है। एक मेटल जो सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट होता है? गैसियस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी मेटल ना सॉलिड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट या लूज नहीं करता। फिर इस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपके पास मेटल है ना गैसियस स्टेट में, हम उसे इतनी एनर्जी देते हैं कि वो अपने वैलेंस या फिर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट या रिमूव करवाए और एक कैटायन में कन्वर्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया है तो इसका मतलब है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा तो क्या होगा? मेटल पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। ये आई कौन सी लगा आपको? एनर्जी ऑफ, ये कौन सी एनर्जी है? इसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। सही है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी वही है ना जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सही। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मजीद देखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ एंथैल्पी, अब मेटल की तो बात हो गई है, अब हम आते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आप इनमें से एटमाइजेशन भी है। क्या कहते हैं? एटमाइजेशन। सही है, एटमाइजेशन का हो या डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है? एक नॉन मेटल, आप जानते हैं नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूल, है ना। फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नॉन मेटल है O2, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। हमें उसमें से क्या चाहिए? एटम। इसका मतलब है आप क्या करते हैं? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान का बॉन्ड क्या करवाते हैं? ब्रेक। और उसके लिए आप जितनी एंथैल्पी, जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? हीट ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आप उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ हम हाफ क्यों लगा रहे हैं? जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ये बात और समझाऊंगी। अब आते हैं नेक्स्ट वन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? ये वो आपके पास एनर्जी है जो रिलीज होती है यानी एक्सोथर्मिक है। जो रिलीज होती है कब रिलीज होती है? जब आपके पास ये जो नॉन मेटल का एटम है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन, तो आपके पास एक एनाइन बनता है। सही है, यहाँ पे क्या बना था? कैटाइन, और फिर क्या बना है आपके पास? एनाइन। सही। तो आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपके पास एक ही काम है कि ये कैटाइन और ये एनाइन मिलकर जो है वो क्या करें? यहाँ पर कैटाइन और एनाइन कंबाइन होकर एक क्रिस्टल बनाए, और इसमें आपके पास जो एनर्जी चाहिए उसे आप कौन सी एनर्जी कहते हैं? लैटिस एनर्जी। सही है। अब बड़ा सा एमसीक्यू बन सकता है, इसकी कैलकुलेशन चलिए।
कि मैं आपको इनमें से ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इन सब की वैल्यू दे दूं, आपको ये वैल्यू ना दूं, तो आप प्लस माइनस के गेन से जो है वो ये बात चला सकते हैं। सही है, चलो जरा इसको हम एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? मैंने यहाँ पे कहा कि फाइंड लेटेस्ट एनर्जी फॉर NaCl when following values are given। सही है, फॉलोइंग वैल्यूज आर गिवन। मैंने यहाँ पर आपको रैंडम वैल्यूज दे दी और आपको अरेंज खुद करना होगी कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा फिर कौन सा प्रोसेस होगा। सही है, मैंने प्रोसेसेस के लिए इसलिए आपके सामने जो है वो कंटिन्यूएशन लिखी है कि पहले सब्लिमेशन है, फिर आयनाइजेशन है, फिर एटमाइजेशन है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और लास्ट में क्या है आपके पास? लेटिस एनर्जी। सही है, मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो चलिए जरा देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और is 495 किलोजूल पर जूल। सही, हम इसके मुताबिक वैल्यूज अरेंज भी कर सकते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर, अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आप कहेंगे इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होगी? सोडियम के लिए। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? यूज करेगा। हम इसकी इक्वेशंस भी बनानी पड़ेगी। फिर मैंने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो मैंने यहाँ पर लिखकर दे दी कि हाँ जी -324 किलो जूल पर मोल। रैंडम भी हो सकता है क्योंकि ये वैल्यूज टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज तो ये वैल्यूज भी क्या होंगी? चेंज। हम कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं लेंगे ये सब। सही है, नेक्स्ट। सही, कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, हमें वैल्यूज के लिए नहीं जाना है। सही, फिर उसके बाद आपके, क्योंकि बात करते हुए ना बच्चे इंटरनेट से मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की ना क्रिस्टल लेटेस्ट एनर्जी याद करके आता है। जब याद करके आते हैं तो वो उसी में आप मांग करते हैं बगैर सॉल्व किए हुए। सही, तो उनको पता है कि इसका आंसर भी आएगा, जरूरी नहीं है अगर हमने वैल्यू चेंज कर दी तो उसका आंसर नहीं आ सकता। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास जो है वो हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन मैंने लिखा यहाँ पर 242 और ये प्लस ही है किलो जूल पर। सही है, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 242। और ये डिसोसिएशन किसकी होगी? ये याद रखें, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोराइड के लिए और डिसोसिएशन के किसके लिए है? क्लोरीन के। जब मैं अरेंज करवाऊंगी तो आप लोगों को जवाब आना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? चेंज इन और हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर कितनी है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 545 जूल पर। ये क्वेश्चन की नेचर बता रही है कि आप उसे कैसे समझे। सही, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन दी गई है +349 किलो जूल पर। सही, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? जरा बोर्ड पे देखना, आपके पास क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा मेंशन है। क्या फाइंड आउट करना है? लेटेस्ट एनर्जी। सही है, अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इसका मतलब है सोडियम से क्या बन रहा होगा? सोडियम। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सही है, तो स्टेप वाइज हम मुझे अरेंज करना है ना। तो मैंने तो आयनाइजेशन पहले लिख दिया, लेकिन सबसे पहले क्या था? सब्लिमेशन। तो यहाँ सब्लिमेशन पे क्या होगा? यानी मैंने इसे नाम दिया स्टेप नंबर 1। सही है, यहाँ सब्लिमेशन पे क्या नाम हो रहा होगा? सोडियम सॉलिड से किसमें जा रहा होगा? सोडियम गैस। सही है, और इसके लिए एनर्जी कितनी थी? मैंने लिख दिया +349। यहाँ पे एनर्जी कितनी थी? +495। सही, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होना था? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन किसके लिए हो रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स बनेंगे। एम आई राइट? जरा बोर्ड पे देखें, कितने बनेंगे? 2 क्लोरीन एटम। लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दूं हाफ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? 1 मोल ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि मुझे NaCl में कितनी क्लोरीन चाहिए? 1। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी जा रही है? डिसोसिएशन। सही है, 242। इसीलिए फॉर्मूला में देखो हाफ लगाया है। सही है, क्यों लगाया है? कि जब आप ये 242 वहां लेकर जाओगे तो इस हाफ की वजह से वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट जैसा आपको कुछ होता है कि जो इसको हाफ करना पड़े, सपोज ये क्लोरीन को हाफ करने के लिए ना ये 1 और 2 हमें 1 एटम चाहिए ना। तो हर किसी के साथ किसी के साथ 2 यहाँ पर आ रहा है, फिर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें।
यहाँ पर हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, लेकिन ये तो तब होता है जब आपके पास बोर्ड एग्जाम होते हैं तो इतना टेक्निकल कोई सवाल है, इस पर तो बच्चा जैसे ही इसे सॉल्व कर ले वही बात। फिर उसके बाद डिसोसिएशन की बात हमारे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन और क्या बना देगा क्लोराइड, और इसके लिए कितनी एनर्जी है -342। और इस पूरे में जब सोडियम फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड, नजर आ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हाँ सही है। इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है, इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -445। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आप देखेंगे हमें फाइंड आउट करना था क्या, लेटेस्ट एनर्जी। सही है, फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा फॉर्मूला, वैल्यूज रख के चले जाए और जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए प्लस माइनस करके क्या आंसर क्या आना चाहिए। प्रोसेस को भूल रहे थे तो मैं आपको याद दिला, दैट इज सब्लिमेशन, that is ionization energy, it is dissociation, it is electron affinity, and it is heat of formation. और लेटेस्ट एनर्जी हमें फाइंड आउट करना, सही है। कोई भी प्लस माइनस का गेम है, वैल्यूज रखें और मुझे कैलकुलेट करके। 1307। सही, देख रहे हैं आप सही कह रहे हैं गलत। हीट ऑफ सब्लिमेशन इसके लिए कितनी थी आपके सामने लिखी है मैंने, कितनी थी 349। हीट ऑफ आयनाइजेशन कितनी थी 495। 242 डिवाइडेड बाय हाफ, यानी आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 121 है। याद याद रखें माइनस वाली बात माइनस ही रहेगी, लगाया प्लस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी है -342। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद ही यानी एनर्जी ऑफ या हीट ऑफ लैटिस एनर्जी भी से आप कहते हैं, और यहाँ पर क्या है डेल्टा एच की वैल्यू -445। सही है, इस तरह से वैल्यू सॉल्व करना है आपको। तो क्या आंसर आ रहा है -1168। यानी आप इन सबको क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस माइनस क्या है माइनस, इसे यहीं पे मैंने सॉल्व किया और जो भी आंसर आएगा वो वहां जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा माइनस। चलिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज सिंपल प्लस माइनस है, लेकिन उसमें भी आपका दिमाग चलना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए दैट इज ऑल अबाउट द बॉन्ड हेबर सर्किट। नोट डाउन करें, पिक्चर लें, जो भी लेना है लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे।
क्लियर केमिस्ट्री में रिलेटेड कोई टॉपिक का जैसे एक बार बुक में से और स्पेसिफिक कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सही है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास जो बात रहती थी, अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर दो बातें हैं। आपको प्राइमरी सेल और किसके बारे में पता होना चाहिए, सेकेंडरी सेल। सही है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिमेनिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेल और फिर क्या है, सेकेंडरी सेल। सही है, लेकिन इसमें से ना फिर इतने सवाल नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखा के जरूर भेजूंगी। प्राइमरी सेल जो आपके पास रिचार्जेबल नहीं, एक बार कंज्यूम हो गया सो हो गया, यानी एक बार इसको हमने खत्म कर लिया सो कर लिया, लेकिन ये रिचार्जेबल नहीं है। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्जेबल। और इस रिचार्जेबल में आप सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ते हैं दैट इज नोन एज लेड स्टोरेज बैटरी। इस लेड स्टोरेज बैटरी में ना आपको ये पता हो कि कैथोड और एनोड किसका बना हुआ है, और आप जब उसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों ही चीजें किसकी बनी हुई है, लेड शीट्स की बनी हुई है। और आपको ये पता हो कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट किससे रिलेटेड है, तो आप वहां पे पढ़ने के बाद देखते हैं कि दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सही, क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली आपसे लेड स्टोरेज बैटरी के डायग्राम की बात कर ले तो आप लोग तो फिजिक्स में एक बात पढ़ते हैं ना कि आपके पास पहले कनेक्टर है, फिर सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है, और फिर उसके बाद फिफ्थ है एंड देन सिक्स्थ है। क्या आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जहां पर एक पहले हो प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर पहले क्या है, एनोड, और फिर क्या है, कैथोड, जिसे आपने उठा के मजीद जो है वो क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। और इसके दरमियान आपके पास क्या होता है, आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कंबाइंडली है। एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें लेड शीट्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, और जो लेड ऑक्साइड या लेड की दूसरी शीट्स कैथोड के तौर पर उसके ऊपर आके क्या हो जाएगी, वहां पर डिपॉजिट हो जाएगी। सही है, कैथोड साइमल्टेनियसली क्या काम कर रहा होगा, कैथोड जाएगा एक और प्रोसेस में और क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सही है, रिडक्शन का मतलब सिंपल ही है, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैंने आपसे कहा कि रिडक्शन तो आपने क्या कहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास जब हम इस बैटरी को, आपने देखा ना कार बैटरीज या फिर यूपीएस बैटरी या फिर जनरेटर से रिलेटेड ये जितनी भी बैटरीज हैं, दे आर द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा अब एक और कहानी, आपने कभी बैटरी के कनेक्टर्स को देखा हो तो जितना ज्यादा वो कंज्यूम हो रही होती है कनेक्टर्स के ऊपर व्हाइट पाउडर आना शुरू हो जाता है। सही है, और वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन के दौरान जब वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे लेड सल्फेट आकर क्या होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट लेड सल्फेट बनता है। जिससे ये होता है वो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही बैटरी की वर्किंग क्या हो रही है, हमने उससे करंट जनरेट करवा लिया है। लेकिन इसे आप कहते हैं यस बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन आप जानते हैं जब इस बैटरी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो हम उसे जाके क्या करते हैं, पावर सप्लाई के साथ हम इसे दोबारा क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज में क्या होता है कि जितनी भी चीजें डिपॉजिट हुई होती हैं वो सब की सब दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व। और आप अपने एक काम और करते हैं, एसिड या वाटर की क्वांटिटी बैटरी में वहां पे बढ़ाते रहते हैं ताकि इसका प्रोसेस स्टॉप ना हो। तो जब आप रिचार्ज कर रहे होते हैं तो रिचार्ज में जो एनोड प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, कैथोड, और जो कैथोड प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, एनोड। सही है, इक्वेशन कभी नहीं आई, लेकिन आपको ये जरूर पता हो कि एनोड पे कौन सा काम हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। सही है, इसी तरह आपको ना
एक और सेल ड्राई सेल की डायग्राम के बारे में बताओ। उस ड्राई सेल के डायग्राम में आपके पास यहाँ फाइनली ग्रेफाइट रॉड होती है और यहाँ पे नॉब के तौर पे काम होता है। और ये उस सेल जो सेल आप नॉर्मली देखते हैं, सही है, जो आप टॉयज में या आपके पास जो है वो रिमोट कंट्रोल के अंदर आप यूज करते हैं, सही है, वहां पर एनोड किस चीज का है, जिंक का। कैथोड किस चीज का है, सही, तो कैथोड वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किस से रिलेटेड है, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के बेस से। तो दोनों के अंदर आपको तीन चीजें याद करनी है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे भी क्या याद करना है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें कभी रेयर केसेस में ना आपके पास आ जाता है पूछने के, कि आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड क्या था, या अल्कलाइन ड्राई सेल के अंदर कैथोड क्या था, या वहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या था, सही है। तो ये याद रखना है कि आपको ये चीजें पढ़ के जानी पड़ेंगी जो आपके पास आकर मौजूद है। इसकी पिक्चर ले रहे हैं, मैं आगे बात करूँ। अब बेटा, ओके, अच्छा, अब इसके आगे है कोरोजन। क्या किसी ने वर्ड कोरोजन को सुना हुआ है? क्या होता है? ये मैग्नेटिक की सरफेस ऑक्सीडाइजेशन रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस। सही, यानी आप ईटिंग अवे प्रोसेस ऑफ मेटल कह सकते हैं। कोरोजन आप क्या कहते हैं, कोरोजन आप कहते हैं ईटिंग अवे प्रोसेस, यानी मेटल्स जो है जिनको आप इतनी आसानी से ना तो मोल्ड कर सकते हैं ना ही ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन करोजन से हो जाती हैं खराब, सही है। तमाम मेटल्स के लिए करोजन का वर्ड है, लेकिन अगर आपके पास आयरन मेटल मौजूद है तो अब आप उसे करोजन नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं, रस्टिंग। अच्छा, कोई आपसे कहे कि रस्टिंग क्या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो आप कहेंगे यस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन को शो करता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसे शो करता है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी साइमल्टेनियसली आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ के जरिए गेन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा, ये जो करोजन है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी होने चाहिए। आखिर हम ऐसा क्या करें कि मेटल जो है वो आपके पास इस रस्टिंग से बच जाए, सही है। तो हमारे पास बड़े आसान आसान से टॉपिक है इसमें। प्रिवेंटिव मेजर में आप सबसे पहले कहते हैं कि या तो ग्रीसिंग अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप क्या करें, ग्रीसिंग, या फिर किससे आप उसे बचा सकते हैं, पेंट, है ना। आप मेटल सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई कर दें, या फिर आप क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। नंबर 2 में आपसे कहूंगी, अच्छा और बताइए, और कोई बताइए आप। एलॉय फॉर्मेशन। अब जब हमें ये बात पता ही है कि आयरन बहुत तेजी से क्या हो जाता है, रस्टिंग प्रोसेस में जा सकता है सबसे ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, आयरन के साथ मुख्तलिफ मेटल को कंबाइन करके क्या बना देते हैं, अलॉय। जैसे कि आपके पास स्टील उसकी बेस्ट वन एग्जांपल है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। जब वो अलॉय फॉर्मेशन पे जाता है तो वो रस्टिंग पे नहीं जाता, क्योंकि एक से ज्यादा मेटल का क्या है, मिक्सर है। नंबर 3, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन? हम फॉर एग्जांपल कोई ज्यादातर नहीं है, अंडरग्राउंड जितनी भी पाइपलाइंस बनाई जाती हैं वहां पर हम ये काम करते हैं। जैसे कि अगर वो आयरन की पाइपलाइन बने हुए हैं तो हम वहां पर जगह जगह डिफरेंट ब्लॉक्स ऐसी मेटल का लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम ब्लॉक लगाया। इससे पहले कि आयरन ऑक्सीडाइज हो, कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मैग्नीशियम, सही है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में, और आयरन किस में जा रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन में इसका मतलब है वो किसके तौर पर बिहेव कर रहा है, कैथोड। तो इसका मतलब है आयरन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि कौन हो गया, वो रिएक्टिव मेटल।
इसीलिए हम उसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब आयरन बिहेव करता है इसके तौर पर एक कैथोड के तौर पर, और बजाय इसके कि वो ऑक्सीडाइज होकर उस सरफेस को खराब करे, बल्कि क्या करता है उस जगह को कैथोड बन के क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। जी कैथोडिक प्रोटेक्शन यूजेस क्या है इसमें? इससे यही है कि आप जो है वो रस्टिंग से बचाएं। रस्टिंग से बचाने के लिए आप ग्रीसिंग या फिर आप जो है पेंट अप्लाई कर रहे हैं, अलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पाइपलाइंस पे जगह जगह मैग्नीशियम या जिंक के ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। सही है, अगर हम उसको केमिकल प्रोसेस में नहीं लेके आए तो हम उससे क्या होगा, बजाय आयरन ऑक्सीडाइज होने के वन ऑक्सीडाइज हो जाता है रिएक्टेंट फैक्टर। फिर अगर आप उसे केमिकल इंडस्ट्री में डील करवा सकते हैं तो हम उसे पास जो है वो प्रोसेस पे लेके जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, बहुत आसान सी बात है, दैट इज लेयरिंग ऑफ वन मेटल टू अनदर। इसमें और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जैसे आप उसमें पढ़ते हैं टेन प्लेटिंग, है ना। टेन प्लेटिंग आपने नॉर्मली देखा है, जितने भी टेन पैक्स बनाए जाते हैं इसी तरह से है। एक तो इसका फिजिकल प्रोसेस है, आपने आयरन शीट्स ली जिनको भी आपने जो है वो टेन की प्लेटिंग करवानी है, और आपने क्या किया, बड़े बड़े जो है वो कंटेनर लिए और उन आयरन शीट्स को उस टिन क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके रख। आफ्टर सम डेज जब आप उस टिन शीट को आयरन शीट को निकालते हैं तो उसके ऊपर वो पूरी की पूरी लेयर जो है वो केमिकल प्रोसेस के जरिए क्या हो जाती है, डिपॉजिट। बट इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वो कोई लॉन्ग टर्म है नहीं। ओके, हम उसी कहां लेके जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे ले जाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लगाया कोई एनोड और ये क्या है कैथोड, लेकिन मसला ये है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि एनोड पे क्या आना चाहिए और कैथोड पे क्या आना चाहिए। सही है, एनोड पर आना चाहिए प्योर मेटल। प्योर मेटल का मतलब फॉर एग्जांपल ये टेन शीट होनी चाहिए, और ये वो सब्सटेंस है या फिर ये वो सरफेस है, सरफेस टू बी प्लेटेड, यानी ये वो सरफेस है जिसके ऊपर आप क्या चाहते हैं, वो आयरन शीट है जिसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि टेन की क्या बन जाए, प्लेटिंग हो जाए। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा ना, वो किसका होना चाहिए जिससे रिलेटेड आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं। यानी टिन क्लोराइड का मैंने सॉल्यूशन ले लिया है और इसे मैंने बैटरी के साथ कर दिया कनेक्ट। अब क्या होगा, ये जो टेक है ना ये होगा ऑक्सीडाइज। कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए इसने, सही है। और यहाँ पर ये जो टेक आयन है किसकी तरफ मूव करेगा, इस कैथोड की तरफ, यानी प्योर मेटल टेक है, और यहाँ हमने इसे क्या कहा है प्लस, और ये क्या कहा है माइनस। सही है, यानी एनोड ऑक्सीडेशन पे गया, फिर यही टेक आयन दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाने के बाद गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन मेटल। यानी ये शीट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कंज्यूम, और सरफेस टू बी प्लेटेड आहिस्ता आहिस्ता मास में क्या होगी, इंक्रीज। सही है, सरफेस टू बी प्लेटेड में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या ये सुनाई दे रहा है सबको, इसका मतलब है टाइमली हमें ये शीट क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। ये खत्म हो गई, दूसरी लगा दी। सही है, और इस आयरन के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो हमारे पास हम यहाँ पे भी यही करते हैं। तो आपसे अगर भी पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड पर क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे एनोड पर होना चाहिए प्योर मेटल, और कैथोड पर क्या होना चाहिए, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसके ऊपर आप क्या करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब चाहे कोई सिल्वर प्लेटिंग का है, क्रोमियम प्लेटिंग का है, निकल प्लेटिंग का है, सही। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जैसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी वैसे ही इलेक्ट्रोड्स होंगे और वैसा ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। सही है, तो डाउन करें फिर मैं आपसे सवाल करूं। बेसिक कैथोड की एग्जांपल दिए ना, जैसे अगर मैं एनोड पे आप कह रही हैं टिन रखा है तो कैथोड क्या हो सकता है? कोई शीट है ना आयरन की, आयरन पे रख सकता है, कोई आयरन शीट से हम उसके ऊपर टेन प्लेटिंग करना चाहते हैं, कोई स्पून है, कोई कटलरी है, हम ऐसा चाहते हैं कि वो सारे के सारे टेन प्लेटिंग के बाद आ जाए ताकि हम उसमें उसी करोजन से या फिर उसे रस्टिंग से बचा सकें। एक तरह वाला एक होता है टिन होता है जो पैक आउट करवाने में देखने के लिए, फिर ये टिन वाले का कहता है तो उसमें ना उन टिन को ना एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था, उसके अंदर ना गर्म करने के लिए रखा हुआ। हाँ, तो उसे मेल्ट कर,
वो कह रहा था कि इसके अंदर इनकी ना प्रेशर देख रहे हैं, इनको पैक किया जा रहा है कि कभी से जो फूड होगा वो खराब नहीं होगा। हाँ, तो वो पता है क्या, अगर वो फिजिकल प्रोसेस के जरिए किया गया है ना, फिजिकल प्रोसेस के जरिए, तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि फूड आइटम्स हम कहते हैं भाई 10 पैक लिया हो हमारे लिए ज्यादा, उसके पर एक्सपायरी डेट की होगी, लेकिन कभी कभार हम फूड जो भी फूड आइटम सही नहीं थी। फिर क्या होता है, सबको रिसाइकलिंग पे चले जाते हैं, यूज कर लिया जाता है। सही है। बेटा मुझे बताओ, क्रोमियम प्लेटिंग पे आप क्या करोगे, क्या सेटअप? एनोड पे प्रभाव। कौन सी क्रोमियम, प्योर या इम्प्योर? प्योर। और फिर कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे, क्रोमियम का, ताकि तमाम चीजें जो है क्रोमियम के लिए क्या रहेंगी यहाँ पर, प्यूरिफाई। यानी एनोड पर क्या रहेगा, आपसे पूछा जाए तो एनोड पे प्योर क्रोमियम शीट रहेगी। सही है। कैथोड पर क्या रहेगा, इम्प्योर शीट रहेगी। और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे मिस किसी भी क्रोमियम सल्फेट के लिए हम बात कर लेते हैं, तो क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट होना चाहिए इसका क्रोमियम। सही है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली बात थी जो हमें डिस्कस करना थी, लेकिन मैं एक टॉपिक पर बात और रिव्यू कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आप लोगों को? यस। सवाल हमेशा बना है उसमें से, मैं उसे अभी रिव्यू करवा देती हूँ। इस सब में से कुछ भी ना आए ना इस पूरे चैप्टर में से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ये जरूर पूछा जाता है। तो ये हमारी क्लास का आज का लास्ट टॉपिक होगा जिस पर हम काम कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया? ऑक्सीडेशन स्टेट, आपसे कभी कहा जाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो फॉर्मल चार्ज, जिसे आपने कहा फॉर्मल चार्ज, उसे आप एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज टेम्परेरी चार्ज। सही है। क्या नाम दे सकते हैं, फॉर्मल चार्ज, या फिर आप उसे क्या नाम दे सकते हैं, टेम्परेरी चार्ज। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फॉर्मल चार्ज या टेम्परेरी चार्ज है, तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या मौजूद है, रूल्स। सही है। क्या मौजूद है बेटा, रूल्स। चलिए जरा मिलकर देखते हैं। रूल नंबर 1, all elements in their free state,
have zero oxidation state. तो ये तमाम एलिमेंट्स फ्री स्टेट के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कॉपर मेटल जीरो, क्लोरीन गैस जीरो, हाइड्रोजन गैस जीरो, ऑक्सीजन गैस जीरो, नाइट्रोजन गैस जीरो, सल्फर पाउडर जीरो। जितने भी एलिमेंट अपनी फ्री नेचुरल स्टेट के अंदर होंगे हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। कोई आपसे कहे ना जिंक मेटल मौजूद है तो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें तो आप क्या कहेंगे? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है? और ऐसे मैग्नीज क्रोमियम भी तो उनकी भी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास ये सब अपनी मेटालिक प्योर फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है, फ्री स्टेट मतलब ये कैसे नेचुरली फॉर्म है? ऑक्सीजन नेचुरली कैसे रहता है? या O की फॉर्म है, O2 की फॉर्म, यानी नेचुरली अपनी फॉर्म के अंदर तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। और प्योर तो नहीं होता जी प्योर तो नहीं होता क्या मतलब? मतलब कि जो सब्सटेंस मौजूद है वो ऐसी बात है, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल की बात की ना, इसके साथ इम्प्योरिटी की तो मैंने बात ही नहीं की है। चलिए नेक्स्ट वन, फिर तो कंडीशन चेंज है। अब आपके पास जो ग्रुप बने हैं 2A एंड 3A में से सिर्फ एल्वीन तो बने हैं +1 2A है +2 और 3A में से एल्यूमिनियम क्या है? +3। यानी आपसे कहा जाए कि बताओ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपसे कहा जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और ग्रुप 3A में से सिर्फ कौन मेटल है? एलिमेंट। इनका चार्ज कभी चेंज नहीं होता, चाहे ये अपना कंपाउंड कितना भी चेंज कर लें, लेकिन अगर ग्रुप 1 का मेंबर है तो हमेशा कौन सा चार्ज होगा? +1। परमानेंट चार्ज है, इनकी वैलेंसी है 2A +2 और 3A कौन सा चार्ज है एल्यूमिनियम का? +3। सही है, यानी आप इन एलिमेंट्स को देखते ही इनका चार्ज क्या है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1 2A और 3। थर्ड वन हेलोजेंस। क्या आप जानते हैं हेलोजेंस क्या होता है? यस ग्रुप 7A के मेंबर ना, और वो क्या क्या है आपके पास? आप कहेंगे मिस क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसमें से हम एस्टेटिन की बात हटा देते हैं। सही है। अब आपके पास ये जितने भी ग्रुप 7A है ना, अगर आपसे कहा जाए बताओ ये कौन सा नॉर्मल चार्ज बेयर करते हैं तो आप क्या कहेंगे? -1। सही है, कौन सा चार्ज बेयर करेंगे? -1। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, इस हेलोजन के एक्सेप्शनल केसेस में ये +7 है, +3 है, +5 है, +1 है। सही, यानी इनके एक्सेप्शनल केसेस पर ये चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स व्हाट टाइप ऑफ चार्ज? -1। जब एक्सेप्शनल केस की बारी आएगी ना तो मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगी कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें। फोर्थ वन इज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन। किससे रिलेटेड है बेटा? फोर्थ वन हाइड्रोजन। अच्छा, अब हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन अगर आपके पास मेटल के साथ है तो +1 और नॉन मेटल के साथ है तो अगर मैंने कहा -1, तो पहले मेरी बात को गौर से सुन लो और समझ लो, यहीं पे गलतियां करते हैं। हाइड्रोजन इसका मतलब है प्लस चार्ज भी कैरी करता है और माइनस चार्ज। तो भाई मेटल तो खुद पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, आपने आगे किसी और को पॉजिटिव रहने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? माइनस, और नॉन मेटल के साथ जो है क्या होना चाहिए? प्लस। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। चलो जरा देखते हैं। मैं आपसे कहूँ बताओ NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको सोडियम पता है, दैट इज +1, तो हाइड्रोजन क्या होगा? सिमिलरली मैं आपसे कहूँ यानी -1 CaH2, तो हाइड्रोजन किसके साथ मौजूद है? मेटल के साथ। मेटल के साथ है तो चार्ज क्या होगा? माइनस। तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है? +2 और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? -1। सही है? +2 सही है। क्या होगा यहाँ पर? कैल्शियम +2 है और हाइड्रोजन क्या होगा? -1। हम एक एटम के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, एक से ज्यादा के लिए नहीं बता। हमारा आंसर हमेशा होना चाहिए फॉर वन एटम।
यहाँ देख लेते हैं, क्या आप सब H2O जानते हैं? आप कहेंगे यस। H2O जानने का मतलब है ऑक्सीजन तो ज्यादातर क्या होता है -2, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या होगा +1, +1 फॉर 1 हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल को बैलेंस करना चाहेंगे तो +2 फॉर 2 हाइड्रोजन। सही। सिमिलरली मैंने आपसे कहा NH3, NH3 में बताओ हाइड्रोजन में चार्ज क्या है, तो आप क्या कहेंगे +1। चलिए इसका मतलब आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। हाइड्रोजन के बाद जिस मोल का नंबर आता है दैट इज नोन एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है वो क्या बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, और नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब उसका चार्ज क्या होगा माइनस। मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड में उसका चार्ज क्या रहता है बेटा -2। लेकिन पर ऑक्साइड, किसकी बात कर रही हूँ बेटे मैं, पर ऑक्साइड पे चार्ज क्या है -1। सही है, आपको याद रखना है सुपर ऑक्साइड में चार्ज क्या है। आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे ये बातें पढ़ी है, सही है ना, कि लिथियम क्या बनाता है, सोडियम क्या बनाता है, पोटेशियम क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस कैसे कैरी कर, बट मेजॉरिटी कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है -2। सही। चलो आगे बढ़ते हैं 6-1। 6-1 is for neutral molecules। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से कैलकुलेशन आती है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और एक आती है आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस। इन दो रूल से बातें ज्यादातर पूछी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ना ट्रिकी पॉइंट ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल तब नजर आता है जो उसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस का जो सम है वो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाए 0। चलो जरा मिलकर देखते हैं, आपसे कहा जाए H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। बोर्ड पे देखो, सही है, सल्फर की क्या बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप डायरेक्टली भी बता सकें, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हाइड्रोजन कितने थे 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल के साथ है तो क्या लिखा +1, सल्फर अननोन है, ऑक्सीजन -2 है और इक्वल्स टू 0। मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टेप आप लोग कर जाएंगे। -8 + 2 क्या हो जाएगा -6, और इसका मतलब है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। इज दैट क्लियर? ये -6 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो सल्फर क्या है +6। सही है, प्लस कितना जरूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे कहा जाए कि सर K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता। तो आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप इस तरह अरेंज करके क्विकली अपना आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ लिखा 2 + 1, फिर लिखा 2 क्रोमियम +7 -2। मैंने वैल्यूज अरेंज कर दी हैं, अब आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर क्रोमियम के लिए आ रहा है यहाँ -12 इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्रोमियम के लिए क्या होगा +12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा +6। ऐसे क्लियर? सही है, जब अभी आप ये नोट डाउन कर लेंगे, मैं नोट डाउन करने के लिए कहूंगी ताकि आप एक साथ ये पूरी बातें नोट डाउन कर। अब मैंने आपसे कहा था एक्सेप्शनल केस, तो देखो ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस भी देखो, जरा बोर्ड पे देखो मेरे साथ है। मैं आपसे कहूँ OF2 में ऑक्सीजन बताओ कितना है, तो आप कहेंगे मिस आपने तो बताया था हाइड्रोजन ज्यादातर क्या होता है माइनस। इसका मतलब है अगर आपसे डायरेक्टली ना बताया जाए तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि इक्वल्स टू 0। आपने ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे क्या था 2 और यहाँ पे क्या लिखा -1 इक्वल्स टू 0। -2 वहां जाके क्या हो जाएगा तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। है ना, ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस, ऑक्सीजन ज्यादातर क्या दिखा रहा था -2, लेकिन हाइड्रोजन के साथ आते ही क्या बन गया है। सही है, अब हाइड्रोजन के एक्सेप्शनल केस देखो यहाँ पर। हाइड्रोजन के एक्सेप्शनल केस मुझे ये बताता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल HClO4 है,
उसमें क्लोरीन फाइंड आउट करोगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1 प्लस क्लोरीन प्लस क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। -8 +1 करके क्या हो जाएगा -7, am I right? Yes. तो क्लोरीन -7 वहां जाके क्या हो जाएगा +7। तो आप देखिए आपने अभी पढ़ा था कि हेलोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, दिस वन, सही है। तो आपके पास कुछ ऐसी भी सीरीज होंगी जहाँ पे हेलोजन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है वहां कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल केस। फिर आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, सही है। किस पर बात करेंगे हम, पॉलीएटॉमिक आयंस। इस पॉलीएटॉमिक आयंस में फॉर एग्जांपल आपको ना एक रूल पता हो, दैट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू चार्ज। सारे ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लें ऐड, तो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर, सही है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ SO4 -2 सल्फर +4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू -, मुझे कहा गया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सल्फर अननोन था, ऑक्सीजन कितना है -2, ये -2 इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज था, ये सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं, सही है। अब आपने क्या किया S -6 इक्वल्स टू -2 और -6 वहां जाके क्या होगा +6, सही है। तो -8 वहां जाके क्या हो जाएगा +8 +8 -2 करके आंसर क्या आएगा, सही है। यानी आपके पास आंसर क्या आएगा +6। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ NO3 माइनस में N फाइंड आउट कर, आप आराम से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। चलो जरा डायरेक्टली निकालते हैं, सिर्फ अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 पांच आगे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस कितना आ जाएगा +5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस, सही है। फॉर एग्जांपल पहले से नोट डाउन करो, फिर मजीद एग्जांपल के बाद नोट डाउन करना है इसे, पढ़ना तो सिर्फ से घर जाके पढ़ने में सब कुछ ही निकल जाएगा दिमाग से। फिर सिर्फ प्लस थ्री का एल्यूमिनियम का होता है। जी, क्योंकि ग्रुप 3 में बाहर एलिमेंट एल्युमिनियम ने जो मेटल है। तो
ये कैल्शियम होता है। जी। इस कैल्शियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कैल्शियम का ऑर्गेनिक। जो इस कैल्शियम जो लोग बोलते हैं कि टी के लिए जरूरी होता है और कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम का कंपाउंड है, कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए जरूरी है। आजकल वो मेटल कैल्शियम आयन हमारी बॉडी में मौजूद विटामिन डी की जो है वो प्रोडक्शन और कोलेस्ट्रॉल सबको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में मिनरल फॉर्म में। तो आप देखिए वाटर बॉटल के ऊपर भी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ होता है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन इतना मौजूद है। तो जाके क्या करता है, हम कहते हैं ना कि हमारे पास विटामिन डी सनशाइन विटामिन के तौर पे जाना जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये सनलाइट जाके ये हमारी स्किन के नीचे मौजूद जो आयंस होते हैं ना उसको ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो हमें विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एशियन जितने भी कंट्रीज हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हीं में सबसे ज्यादा विटामिन डी की क्या है डेफिशिएंसी, क्योंकि फूड आइटम या फूड सप्लीमेंट इतने स्ट्रांगली हम लेते हैं नहीं। ये तो वो जाता है फिर इसे ट्रिगर करता है तो इंटरनल बॉडी में पोल कैल्शियम विड्रॉल करना शुरू होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द विटामिन। ये सारी बात पर मेटल इंसान की बॉडी में मेटल होते हैं वेरी गुड। और वो हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है।
हाँ भाई, but हमने कैलकुलेट मॉलिक्यूल से पे वहां पर अंडरलाइन सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स से रिलेटेड मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का है। Quickly, you have 5 to 6 minutes. लिखकर सॉल्व करना है, डिसाइड करना है कि आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। CO4 minus C. P elements Phosphorus. phosphorus. Source one is the budget. इतनी chemistry.
सल्फर। तो ये चीज बताइए ना वो क्या फाइंड आउट क्या करना है Ferrets की बात। कैसे लोग अभी फर्स्ट टू सॉल्व हो गए, Yes. तो फिर जिसने फर्स्ट टू सॉल्व कर लिया उसे पता चल जाना चाहिए कि दिस वन मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन मॉलिक्यूल इज द सेम। सही है, तो बताओ दैट मींस यहाँ पे कितना है प्लस 7 और सल्फर यहाँ कितना है वो चार्ज वाला लिखना जी, चार्ज वाला लिखोगे उसको चार्ज होगा और 2 -8 और +4 C2O4 plus +3 and Na2SiO3 में सिलिकॉन +2 -6 प्लस 4, इसका मतलब सिलिकॉन क्या होगा +2। चलिए 2 to 3 मिनट्स में हम जो रिमेनिंग है उसे जल्दी से कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट KClO3 में क्लोरीन +5 और PO4 में फास्फोरस +5 और Fe2O3 में आयरन +3। क्योंकि इसमें तो कैलकुलेट करने की जरूरत ना भी पड़े तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बाइनरी कंपाउंड्स में 3 यहाँ है और ऑक्सीजन -2। एक एमसीक्यू लिखें, आखिरी बात है इस की कैट के सेक्शन की, उसके बाद आप लोग हमारी तरफ से आज सवाल है ना, फिर बस बहुत ही बहुत देते हैं। हाँ लिखिए तो which one of the following molecule which one of the following molecule contains highest oxidation state? Which one of the molecule contains highest oxidation state of nitrogen? Of nitrogen. इस तरह बनता है MCQ। तो ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है N2H4, ऑप्शन सी है NO और ऑप्शन डी है HNO3। सब में किसके बारे में फाइंड आउट करना है? नाइट्रोजन। जरा फाइंड आउट करके बताएं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट।
यस, फर्स्ट वन में आ रहा होगा -3, सेकेंड वन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये प्लस है, यानी यहाँ पे आ जाएगा +4 में से अगर मैं आपसे बात करूँ एक नाइट्रोजन के लिए, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन +2। इससे NH के बाद इसके जी, N2H4 पॉजिटिव है और NH3 में नेगेटिव है। फिर आपको जस्टिफाई करना चाहिए ना, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है यहाँ पर आंसर में प्लस तो नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। N2H4 2n + 4 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0, ये है +4 और यहाँ है 2 नाइट्रोजन, +4 वहां जाके क्या हो जाएगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस। सही है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये -2 है तो नाइट्रोजन क्या होगा, +2। सही है, और अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट वन, तो आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट वन में नाइट्रोजन क्या आ रहा है, +5। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा HNO3। जैसे फिर तो यहाँ कर लेते हैं हम प्रयास, बल्कि खत्म करते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, जो भी रिजल्ट आए कम से कम कैंपस आकर कॉल करके मैसेज करके बताएं जरूर। सही है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग आके रिस्पॉन्स देते हैं, पता लग जाता है कि हाँ जी आप लोगों ने कुछ सब कुछ, हाँ सही है, तो ये एक अच्छी बात है। बार बार नॉन सीरियस तो बहुत रहे, लेकिन अच्छी बात ये है कि चले आखिर तक आते आते संभल गए। कहते हैं ना गिरते गिरते ही जो है वो बात समझ आती है।